नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, मैं रामू गोस्वामी अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर इस फिजिक्स की क्लास में, जिसमें फिजिक्स का अनसॉल्व्ड 2025 फिजिक्स का अनसॉल्व्ड चल रहा है, जिसका 2025 का सेट नंबर 2 है, जिसका कोड जेटी है। और आज खंड सा यानी सेक्शन सी इसका स्टार्ट हो रहा है। तो आइए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। और ये हम आपको अग्रवाल प्रकाशन के अनसॉल्व्ड से कि सेट जो है वो सॉल्व करा रहे हैं। और उम्मीद है आप आगामी 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में ये अनसॉल्व्ड का जो प्रैक्टिस सेट है, अगर आप देखते हो हमारे वीडियो को, तो जरूर ही आपको प्लस में ले जाएगा। और 70 में से फिजिक्स में जो थ्योरी होती है उसमें 70 नंबर दिलाकर आपको रहेगा। तो जो पहला प्रश्न है बच्चों दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। आइए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की पहले हम परिभाषा क्या लिखेंगे। देखिए, इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं। पहली परिभाषा तुम दे सकते हो कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा बहुत ही उच्च आवृत्ति के साथ बदलती है, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा बहुत ही उच्च आवृत्ति के साथ बदलती है, तो एक प्रकार की अदृश्य तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अथवा जब आवेशित कण त्वरित गति करते हैं, तो एक प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अथवा और क्या इसकी डिफिनेशन दी जा सकती है। अथवा लिख सकते हो वह तरंगे जिनमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। वह तरंगे, दरअसल विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र अगर इस डायरेक्शन में है बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दिशाओं में होते हैं, और जिस दिशा में तरंग जा रही है उससे भी 90 डिग्री पर होते हैं। जैसे इस दिशा में तरंग जा रही है एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, तो वाई अक्ष की डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जेड अक्ष की डायरेक्शन में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बी होता है। तो वह तरंगे जिनमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दिशाओं में होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत पाए जाते हैं, तो उन तरंगों को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उम्मीद है कोई एक परिभाषा आप जरूर लिख सकते हो। इसके बाद कहता है इसकी विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, 2-3 विशेषताएं लिखना है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, नंबर 1 में लिखना है बच्चों, ये तरंगे निर्वात से होकर चल सकती हैं। ये तरंगे निर्वात से होकर चल सकती हैं। नंबर 2 में लिखना, इन तरंगों को संचरण के लिए या इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में इन तरंगों का वेग, अगले तीसरे पॉइंट में लिख लेना, निर्वात में इन तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तथा नंबर 4 में लिख सकते हो कि ई नॉट बटे बी नॉट को प्रकाश का वेग सी कहते हैं। अगर अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र से भाग दिया जाए, तो जो रेशियो प्राप्त होता है उसे ही प्रकाश का वेग सी कहते हैं। और सी का मान बच्चों कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण से संबंधित आप पिछला अनसॉल्व्ड देखिए, उसमें इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि जब इसका संचरण होता है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर कैसे दोलायमान होते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न दिया है, तीसरे का खा, इसमें कहता है बच्चों, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, -3.4 eV है। यहाँ पर eV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। कोणीय संवेग ज्ञात करो। दरअसल बोहर ने बताया, वैज्ञानिक नील्स बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, कुछ निश्चित ही कक्षाओं में घूमते हैं, और इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। और अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बताया, ऊर्जा का उत्सर्जन भी नहीं करता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं। वैज्ञानिक नील्स बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग को बच्चों जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे बराबर होता है mvr। जे बराबर क्या होता है, mvr। तो कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू nh/2π। मतलब इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग जो होता है जे,
ये बच्चों h/2 का पूर्ण गुणज होता है। जहां इसके गुणे में कोई नंबर n लगाओगे, जहां इसके गुणे में कोई नंबर n लगाओगे, जहां n का मान क्या हो सकता है, अगर पहली कक्षा में है तो n का मान 1 डालोगे, दूसरी कक्षा में है तो n का मान 3 डालोगे, तीसरी कक्षा में तो 4 डालोगे, तो n का मान 1 2 3 होता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। तो यहां पर दिया है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है, और किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में जो बच्चों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है En, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है -RC/n², जहां R रिडबर्ग नियतांक है, H प्लैंक नियतांक है, C प्रकाश का वेग है। तो En बराबर -RC का कटा हुआ मान बच्चों 13.6 eV होता है बटे n²। ये ऊर्जा डायरेक्ट किस में आती है, eV में। यानी किसी भी उत्तेजित कक्षा में जो बच्चों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है -RC/n²। -RC R रिडबर्ग नियतांक है, H प्लैंक नियतांक है, C प्रकाश का वेग है। इनकी जो कटी हुई वैल्यू होती है वो 13.6 होती है। फिर ये ऊर्जा eV में निकाली जाती है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये En कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दे रखी है, -3.4। तो En के जगह पर लिखेंगे -3.4 eV बराबर में -13.6 बटे n² eV बराबर में बच्चों eV कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n² 3.4 की मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा n² इंटू 3.4 बराबर, इसके नीचे 1 मानोगे, 1 13.6 की गुणा बच्चों 13.6, तो यहाँ से n² बराबर होगा 13.6, और ये गुणे का नंबर बटे में आ जाएगा बच्चों 3.4। पॉइंट 1 संख्यावाद दाहिनी तरफ से हट जाएगा। अब इससे सीधे 4 बार कटेगा बच्चों, 4 चक्कू 16, 4 3 12 1 13, इससे 34 से 136 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो n² बराबर 4 है बच्चों, तो n बराबर तुम्हारा क्या होगा, 2 होगा। इससे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है इस समय वो दूसरी स्थायी कक्षा में है। जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो किस कक्षा में है, दूसरी स्थायी कक्षा में है, जो ऊर्जा दी थी। अब हम दूसरी कक्षा का संवेग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी कक्षा का संवेग हम बच्चों आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर संवेग ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे बच्चों। जो कोणीय संवेग होगा J बराबर होगा NH/2π, n की वैल्यू 2 डालोगे, J कोणीय संवेग है और कोणीय संवेग होगा NH/2π, तो n की वैल्यू बच्चों 2 डालोगे। H प्लैंक नियतांक है, प्लैंक नियतांक का मान, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपान 2π की वैल्यू बच्चों 3.14 डालेंगे। तो इस प्रकार से ये 0.2 नंबर बाद है, ये 1 नंबर बाद है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पॉइंट हटेगा, लेकिन यहाँ एक संख्या अतिरिक्त है तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, 2 2 कटेगा। 314 से अगर देखा जाए तो 314 से 660 2 बार तो कंप्लीट कटेगा, यानी 660 को तुम 314 से भाग दे दीजिए, 314 दूना 628 होगा, घटाओगे 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 5 से 2 जाएगा बच्चों, 3 बचेगा, 6 से 6 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। अब लगभग 1 बार लगेगा तो ये J कितना आ जाएगा 2.1 और जो कोणीय संवेग का मात्रक होता है, कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है, तो कोणीय संवेग J बराबर बच्चों होता है mvr, तो इसका मात्रक होगा किलोग्राम वेग का मीटर पर सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन का हम कोणीय संवेग दूसरी कक्षा में प्राप्त कर लेंगे। उम्मीद है ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा बच्चों जो अगला प्रश्न दिया कहता है पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे, डिटेक्शन ऑफ लाइट थ्रू पोलराइड पूछ रहा है। तो पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर 3 पॉइंट बच्चों लिखना होता है। पहले पॉइंट में लिखा जाता है यदि ये पोलराइड होता है, ये पोलराइड है, इसमें ये कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट के यौगिक लगे हैं, तो जिस डायरेक्शन में लगे हैं वो बच्चों ध्रुवण की दिशा होती है, वो बच्चों ध्रुवण की दिशा होती है। तो इसमें कि यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाया जाए, समझ लेना क्या लिखना है, डिटेक्शन में क्या लिखना है, नंबर 1 में लिखोगे यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाया जाए और पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन ना हो, पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन ना हो,
तो पोलेराइड पर आपतित प्रकाश, तो पोलेराइड पर आपतित प्रकाश आध्रुवित है। कैसा है? आध्रुवित है, किसी न किसी दिशा के कंपन पार होते रहेंगे। तो पहला पॉइंट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर क्लास में अपने पढ़ा होगा तो जरूर वहां पर आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाया जाए और निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन ना हो, निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन ना हो, यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाया जाए और निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन ना हो, तो पोलेराइड पर आपतित प्रकाश, तो पोलेराइड पर आपतित प्रकाश कैसा है? आध्रुवित है, समतल आध्रुवित है। आइए दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखना है, यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाया जाए और पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम है। यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाया जाए और पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम तथा 2 बार क्या है? न्यूनतम है, तो पोलेराइड पर आपतित प्रकाश, तो पोलेराइड पर आपतित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित है। तो इस पर जो प्रकाश डाला जा रहा है वो कैसा है बच्चों? पूर्णतः समतल ध्रुवित है। नंबर 3 में लिखना है, यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाया जाए, यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाया जाए और पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती है परंतु किसी भी स्थिति में शून्य नहीं होती है। पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती है परंतु किसी भी स्थिति में शून्य नहीं होती है, तो पोलेराइड पर आपतित प्रकाश आंशिक समतल ध्रुवित है। तो पोलेराइड पर आपतित प्रकाश आंशिक समतल ध्रुवित है। अब उम्मीद है ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5×10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में। तो यहाँ पर जो कक्षा की त्रिज्या दे रखी है ये यार, ये कितना दिया है यार? 5×10⁻⁻11 मीटर। और किस वेग से घूम रहा है? कक्षा में 2×10⁻6 मीटर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। गति करता है इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, यम पूछ रहा है। चुंबकीय आघूर्ण को बराबर बच्चों होता है यम बराबर, सीधे फार्मूला लगाना EVR/2। वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, यम बराबर होता है डायरेक्ट बच्चों EVR/2। तो यम बराबर E बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितना होता है बच्चों? 1.6×10⁻⁻19। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी दे रखी है? 2×10⁻6, 2×10⁻6। और रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो कितनी है बच्चों? 5×10⁻11 मीटर अपान 2 कैंसिल होगा। पावर 16 पंचे, पहले ओपन नंबर सॉल्व करेंगे। 16 पंचे 1.6 और 5 की गुणा करोगे 16 पंचे 80, एक संख्या बाद दशमलव हो गए 8 आएगा। पावर देख लेते हैं, 19 11 माइनस की 30 होंगी और 30 से 6 जाएंगी बच्चों तो माइनस की 24 बचेंगी। माइनस का से यम बराबर हो जाएगा 8×10⁻24 यूनिट बच्चों। चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रश्न भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आइए बच्चों देखिए यहाँ पर सेक्शन डी यानी खंड द स्टार्ट हो चुका है और इसका प्रत्येक प्रश्न बच्चों 3 नंबर का है। 2 नंबर वाले सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। तो इसका जो 4th का नंबर दिया है, चौथे का इसमें एक कहता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करो। इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे? आइए देखते हैं इस प्रश्न को। तो इसमें करना क्या है तुमको? इसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र लेना है जिनकी दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखना है, जिसकी दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखना है। मान लीजिए प्लेटों के बीच की दूरी बच्चों D है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A है। प्लेटों के बीच की दूरी बच्चों D है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बच्चों मान लीजिए क्या है? कैपिटल A है। अब मान लीजिए इसको तुमने प्लस Q चार्ज दिया तो इस पर प्लस चार्ज आया होगा और प्रेरण के द्वारा बाई इंडक्शन के द्वारा इस पर उतना ही माइनस का चार्ज उत्पन्न हो गया होगा। इसका जो धन आवेश है बैक वाले सिरे का, इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं जिससे पीछे आने वाला धनावेश समाप्त हो जाता है। पीछे आने वाला धनावेश पृथ्वी से कनेक्ट करने पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब इसकी भाषा लिखोगे बच्चों कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट पर आवेश, जिसकी पहली प्लेट प्लस क्यू चार्ज दिया गया तो इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा हो गया और इसका कितना हो गया? माइनस सिग्मा हो गया। अब इसकी भाषा लिखोगे
माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। इसे इसकी प्लेटों को प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश देने पर इसके आवेशों के पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा हो जाते हैं और प्लेटों के बीच भरे हुए माध्यम का परावैद्युतांक क्या है। मान लीजिए इन प्लेटों के बीच कोई माध्यम भरा है, जैसे परावैद्युत पदार्थ में लकड़ी का बुरादा है, अभ्रक है या जल है, इसकी प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरा है उसका परावैद्युतांक क्या है, के है। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जो धन आवेश से धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो गॉस की प्रमेय के अनुसार दो विपरीत प्रकृति के आवेशित प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, ई बराबर ये होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, ई बराबर तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर बच्चों होता है क्यू अपान ए, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपान ए। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा के स्थान पर क्या डालोगे, क्यू अपान ए, ये तो सिग्मा के जगह पर लिखा गया, बटे में और क्या लिखा है, के एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखोगे, के एप्सिलॉन नॉट। इतना वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच उत्पन्न होगा। तो आगे लिखोगे तो प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर डायरेक्ट बच्चों फार्मूला होता है ई डी, V बराबर ई डी। तो V बराबर ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है क्यू बटे ए, या के हम पहले लिख लें के ए एप्सिलॉन नॉट, ये ई की वैल्यू लिखा, इनटू में क्या लिखा है बच्चों, डी लिखा है, तो इनटू में डी लिखोगे तो V बराबर आ गया क्यू डी बटे के ए एप्सिलॉन नॉट। हमको बच्चों क्या करना है, इस संधारित्र की धारिता ही तो निकालनी है। तो किसी संधारित्र की जो धारिता होती है, किसी संधारित्र की बच्चों जो धारिता होती है सी बराबर होता है क्यू बटे वी, सी बराबर क्या होता है क्यू बटे वी। तो सी बराबर क्यू को क्यू लिखोगे, वी के जगह पर ये वी की वैल्यू डालोगे, क्या डालोगे, क्यू डी बटे के ए एप्सिलॉन नॉट। ये के एप्सिलॉन नॉट गुणे में ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कटेगा एक बार, तो सी बराबर क्या आएगा बच्चों, के एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो इस प्रकार से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। धारिता की यूनिट बच्चों फैरेड होती है, धारिता की यूनिट क्या होती है बच्चों, फैरेड होती है। अब पूछता है इसकी धारिता कैसे बढ़ाओगे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट देखिए। अगर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी को कांस्टेंट मानकर हटा दें तो बराबर का चिन्ह बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बदलेगा, बचेगा क्या, के। पहला पॉइंट ए हो गया। दूसरा पॉइंट समझिए, सी, इस बार के को और इस के एप्सिलॉन नॉट अपान डी को नियतांक मानकर हटा दें तो बचेगा क्या बच्चों, ए। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के। और तीसरी बार देखिए एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू घटे बढ़ी नहीं। इस बार के को अगर हटा दिया जाए तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी के। तो यहाँ से धारिता बढ़ाने के लिए बता रहा है। तो नंबर 1 में लिखोगे, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच भरे हुए माध्यम का, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच भरे हुए माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ा दिया जाए तो उस संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। नंबर 2 में लिखोगे, यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उस संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। नंबर 3 में संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी डी घटा दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी घटा दी जाए मतलब कम कर दी जाए तो सी बढ़ जाएगा। सी डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी घटेगा तो सी बढ़ेगा और डी बढ़ेगा तो सी घटेगा। तो यदि प्लेटों के बीच की दूरी डी घटाई जाए तो उस संधारित्र की धारिता सी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से उम्मीद है ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये मैग्नेट से है। तो मैग्नेट में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराते हैं, तो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है और वह विभवांतर V बराबर होता है VBL sin थीटा, जहां पर जो बच्चों थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर V और वेलोसिटी वेक्टर V के बीच का एंगल है। तो अगर लंबवत गति कराते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई चालक गति कर रहा है, किस वेग से, V वेग से, तो थीटा कितना होगा बच्चों 90 होगा। इसमें थीटा की वैल्यू 90 डालोगे तो साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो V बराबर केवल क्या होगा, VBL होगा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या डालोगे, 90 डालोगे। तो लंबवत, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा
तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, VBL। अब आइए देखते हैं अपने प्रश्न को। कहता है रेल की दो पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथककृत हैं, इन्हें 1 मिलीवोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ती है तो इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो ये जो वेलोसिटी होगी V बराबर 180 बच्चों किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 कम 18 10 बचे कितना आएगा, 50 मीटर पर सेकंड ये चाल आ जाएगी। 180 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यानी कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्व घटक दिया है यहाँ पर V, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो B दिया है ये कितना दे रखा है, 0.2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक जो किधर लगता है बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर। और जब ट्रेन की धुरी ऐसे आएगी तो इस चुंबकीय क्षेत्र को कितने डिग्री पर काटेगी, 90 डिग्री पर। धुरी का वेग इस डायरेक्शन में होगा ना, तो धुरी इसको 90 डिग्री पर काटेगी, इसलिए इसमें थीटा 90 लिया जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। और पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है तो यल कितना है बच्चों, 1 मीटर दिया है। यल कितना है बच्चों, 1 मीटर दिया है। V बराबर होगा VBL, तो V बराबर V की वैल्यू क्या डालेंगे, ये वाली डालेंगे मीटर पर सेकंड वाली, 50 मीटर पर सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र V का मान है 0.2 × 10⁻⁴। L का मान कितना है बच्चों, 1 है। ये सॉल्व करेंगे, 50 दूना 100, एक संख्या बाद दशमलव × 10⁻⁴। तो V बराबर 10, ये बना 10 × 10⁻⁴। इसकी पावर 1 मानना जा सकता है तो इसको सीधे लिख सकते हैं, प्लस माइनस की घातें घटेंगी तो 4 से -1 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। इसके गुणे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो। तो V बराबर हो जाएगा बच्चों 1 × 10⁻⁻3। यूनिट क्या लगाओगे, यूनिट वोल्ट लगाओगे। अगर 10⁻⁻3 हटा दिया जाए तो जो वोल्ट होगा वो मिली वोल्ट में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 मिली वोल्ट। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपके समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगला पार्ट इसका लेकर। हालांकि यहाँ पर सेक्शन डी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन समय की बाध्यता के कारण इस क्लास में इतना ही, और बहुत ही जल्द इसका अगला पार्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे।